क्या आप जानना चाहते हैं कि जब आप 10, 15 या 20 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें से जो प्रोडक्ट है, असली वैल्यू प्रोडक्ट की क्या होती है, आपको कितने का प्रोडक्ट मिलता है, और जब एक गाड़ी बिकती है तो उसमें सबसे ज़्यादा कमाई कौन करता है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन बना उसको प्रेस करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, हर व्यक्ति का जो सपना होता है कि वो एक गाड़ी जरूर ले और गाड़ी का जो कंफर्ट है उसको वो जरूर महसूस करे। जिनके पास गाड़ी ऑलरेडी होती है वो समय के साथ ये चाहते हैं कि गाड़ी को अपने को अपग्रेड करें। इसलिए बहुत सारे लोग जो नई गाड़ी है वो जरूर खरीदना चाहते हैं ज़िंदगी में कभी ना कभी। लेकिन जब आप नई गाड़ी लेते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे चार्जेस होते हैं जहाँ तो बहुत सारे लोगों को उनके बारे में पता नहीं होता, जहाँ फिर वो पता होने के बावजूद उनके बारे में सोचना नहीं चाहते। क्योंकि जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो बहुत ही ज़्यादा झटका लगता है सोच कर कि हम इतना जो पैसा खर्च कर रहे हैं और उसके बदले में जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या है। तो आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि जो अलग अलग तरह की गाड़ियाँ होती हैं उनमें कितना टैक्स लगता है कुल मिलाकर, और वो गाड़ी जब आप 15 लाख उसके लिए पे करते हैं या 10 लाख पे करते हैं तो फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी वैल्यू क्या होती है। इसी तरह से हम ये सोचते हैं कि जो कंपनी गाड़ी बना रही है उसको बेच रही है, उसको गाड़ी के बेचने से सबसे ज़्यादा जो कमाई वो होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम नंबर्स देखेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए ये बहुत ही बड़ा शॉकिंग हो कि आखिर एक कार बिकने से किसकी कमाई सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों, जितनी भी गाड़ियां हमारे देश में बेची जाती हैं, पैसेंजर्स कार बेची जाती हैं, उन पे एक फ्लैट टैक्स लगता है, वो जीएसटी लगता है। आज की तारीख में वो 28% टैक्स लगता है, चाहे वो आप कोई भी गाड़ी ले रहे हो। 28% जीएसटी फ्लैट लगेगा। लेकिन ये बात यहीं नहीं रुकती, उसके बाद उस पर लगता है कंपनसेशन सेस। अब कंपनसेशन सेस उन चीज़ों पर लगाया जाता है जहाँ तो वो लग्जरी आइटमें आती हैं, जहाँ जिनका कोई ना कोई लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है और उस नुकसान को कवर करने के लिए कि सेस लगाया जा सकता है, जैसे कि तंबाकू के ऊपर, शराब के ऊपर और ऐसी चीज़ों के ऊपर सेस लगाया जाता है। तो गाड़ियाँ शायद लग्जरी में आती हैं तो इस वजह से, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, उसको लग्जरी माना गया है तो उसके ऊपर 28% जीएसटी तो फ्लैट लगता है। उसके बाद जो सेस लगता है वो अलग अलग कैटेगरी की गाड़ियों में अलग अलग लगता है, जो हम अभी वीडियो में जानते हैं कि कितना कितना लगता है। तो सरकार ने क्या किया है कि गाड़ियों की लेंथ के हिसाब से और इंजन कैपेसिटी के हिसाब से और जो उसका फ्यूल है उसके हिसाब से गाड़ियों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा और उनके ऊपर अलग अलग सेस लगवाया। इस सब के अलावा आप एक रोड टैक्स देते हैं जो फाइनली गाड़ी की कीमत होती है, एक्स शोरूम कीमत जिसको बोलते हैं, उसमें टैक्स इंक्लूडेड होता है। एक्स शोरूम कीमत के बाद आपको दूसरा बड़ा खर्चा इंश्योरेंस का आता है और इंश्योरेंस के बाद आप देते हैं रोड टैक्स। उसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं, हम उनको भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम देखेंगे कि आगे चलकर एक एग्जाम्पल लेंगे 2 गाड़ियों की, और उनको खरीदने के बाद जब आप उस गाड़ी में बैठते हैं अपने नाम करवाने के बाद, तो आप कितना टोटल जो है टैक्स पे कर चुके होते हैं उस गाड़ी के ऊपर। तो जो 28% टैक्स की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, जब पेट्रोल और डीजल या फिर सीएनजी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आती है जो आने वाले समय में जो हाइड्रोजन फ्यूल की गाड़ियाँ होंगी उनके ऊपर जीएसटी थोड़ा डिफरेंट है, वो हम देखेंगे। दोस्तों, जो गाड़ियाँ एलपीजी, पेट्रोल या सीएनजी पे चलती हैं उनकी इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी से कम है, उनकी जो लंबाई है वो 4 मीटर से कम है, तो उन पर सिर्फ 1% सेस लगता है। तो जो फाइनल टैक्स बनता है उन गाड़ियों पे वो बनता है आपका 29%। तो आप ये देख सकते हैं जो मारुति की ज़्यादातर गाड़ियां हैं वो इसी कैटेगरी में आ जाती हैं, तो उन पे जो टैक्स है वो कम लगता है, वो आपको 29% टैक्स देना पड़ता है। इसी वजह से जो गाड़ियों की कीमत है वो कम रहती है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ज़्यादातर कंपनियां जो पेट्रोल इंजन में अपनी गाड़ियाँ देती हैं, चाहे वह सेडान हो चाहे वो हैचबैक हो, तो उसका जो इंजन है की कैपेसिटी वो 1.2 लीटर रखती हैं, ताकि उसके ऊपर जो टैक्स है उनको कम देना पड़े, उनकी कीमत कम रह सके। अगर कोई गाड़ी 1200 सीसी से कम इंजन की है, एलपीजी, पेट्रोल, सीएनजी पे चलने वाली, और उसकी जो लंबाई है वो 4 मीटर से ज़्यादा है, तो उस पर लगता है 15% सेस। अब देखिए, सिर्फ लंबाई कम ज़्यादा होने से जो टैक्स में कितना फ़र्क आ जाता है, और गाड़ी पे 14% ज़्यादा टैक्स लगता है सिर्फ अगर उसकी लंबाई 4 मीटर से ज़्यादा है या 4 मीटर से छोटी है। इसलिए बहुत सारी गाड़ियों को जो सब 4 मीटर रखने की कोशिश करती हैं कंपनियाँ, चाहे वो सेडान हो चाहे हैचबैक हो, ताकि उनके ऊपर जो टैक्स है वो 29% रहे, वो सीधा जाकर 43% तक ना हो। अब अगर दोस्तों पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी पे चलने वाली कोई गाड़ी है, उसके इंजन की कैपेसिटी अगर 1200 सीसी से ज़्यादा है, फिर उसकी लंबाई चाहे कितनी भी हो, चाहे छोटी हो बड़ी हो, फिर उसके ऊपर फ्लैट एक सेस लगेगा, वो लगेगा 22% का। तो इस तरह से जो गाड़ी पे जो टोटल लगने वाला टैक्स है वो हो जाता है जी 50%। इसी तरह से दोस्तों, जहाँ पर डीजल गाड़ियों की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे जो इंजन कैपेसिटी वो 1200 सीसी से बढ़ाकर 1500 सीसी है। अगर आपकी गाड़ी डीजल की है और वो 1500 सीसी से कम का उसका इंजन है, जो लंबाई उसकी है वो 4 मीटर से कम है, तो उस गाड़ी पे लगता है मात्र 3% टैक्स।
तो इस तरह से जो टोटल टैक्स लगता है वो 31% हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर कोई डीजल गाड़ी है जिसकी इंजन की कैपेसिटी तो 1500 सीसी से कम है, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर से ज़्यादा है, तो उस पर लगेगा 20% सेस। तो इससे जो गाड़ी के पे टोटल लगने वाला टैक्स है वो 48% हो जाता है। अब रिसेंटली सरकार ने एक एसयूवी की कैटेगरी डिफाइन करी है, जिसमें अगर गाड़ी में जो इंजन की कैपेसिटी है वो 1500 सीसी से ज़्यादा है डीजल में, और उसकी लंबाई जो 4 मीटर से ज़्यादा है, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है, जो एक नया फैक्टर इसमें आ गया है, वो 170 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो उस पर टोटल 22% का सेस लगेगा और गाड़ी पर टोटल 50% का आपका जो है वो टैक्स बन जाता है। अब दोस्तों जब इलेक्ट्रिक कारों की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, इलेक्ट्रिक कारें हैं, तो उनके ऊपर 12% आपका जीएसटी लगता है और सेस नील लगता है। इस तरह से उस पर टोटल लगने वाला टैक्स है वो 12% रहता है। अगर दोस्तों आज की तारीख में प्रमोट करने के लिए सरकार ने जो इलेक्ट्रिक कारें हैं उनके ऊपर जो जीएसटी है वो सिर्फ 12% रखा हुआ है, जब इनके ऊपर अगर जीएसटी वो बढ़ाए आने वाले समय में, तो आप समझो इलेक्ट्रिक कारों की कीमत कहाँ चली जाएगी। इस तरह दोस्तों कुछ व्हीकल होते हैं जो एम्बुलेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन पर 28% टैक्स तो लगता है जीएसटी, लेकिन सेस कुछ नहीं लगता। अगर 3 व्हीलर है उसके ऊपर 28% जीएसटी लगेगा सिंपल, लेकिन उस पर कोई सेस नहीं लगेगा। अब सरकार जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है उनको भी प्रमोट कर रही है, उनके ऊपर कुछ व्हीकल बनाए जाएँ, उनके ऊपर जो टैक्स है वो इलेक्ट्रिक वाला लगेगा, 12% जीएसटी लगेगा, लेकिन उसमें कोई सेस नहीं लगेगा। इसी तरह अगर मोटरसाइकिल है, मोपेड्स हैं विद इंजन कैपेसिटी 350 से कम है, तो उस पर 28% टैक्स तो लगेगा जीएसटी वाला, लेकिन सेस कुछ नहीं लगेगा। अगर कोई मोटरसाइकिल है जिसकी इंजन कैपेसिटी 350 से ज़्यादा है, तो उस पर 28% जीएसटी लगेगा, साथ में 3% सेस भी लगेगा। तो ये टैक्स सिस्टम है, हम देख सकते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक कारों को और दूसरे व्हीकल को, स्पेशल व्हीकल्स को साइड पे कर दूं, नॉर्मल जो गाड़ियां पेट्रोल डीजल की या सीएनजी की, एलपीजी की बिकती हैं, उनमें मिनिमम टैक्स जो लगता है वो 29% लगता है, जो मैक्सिमम है वो 50% तक जाता है। अब दोस्तों इसी बात को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हम 2 गाड़ियां चूज़ करते हैं जो इंडियन मेकर है, जिसमें कोई इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह का चक्कर नहीं है, भारत में गाड़ियां बनती हैं, और दोनों एक तरह से बहने हैं, और एक है नेक्सॉन टाटा की, दूसरी है हैरियर। अब इन गाड़ियों को समझने की कोशिश करते हैं, इनके बेस मॉडल उठाते हैं, वो भी डीजल के, ताकि समझ सके जब आप गाड़ी फाइनली लेते हैं, आपके पास आती है, आप पैसा पे कर देते हैं, तो उसमें से टैक्स कितना चला जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे नेक्सॉन का बेस डीजल मॉडल ले रहे हैं XM, और उसका जो इंजन कैपेसिटी है वो 1500 सीसी से कम है। वैसे 1500 बोला जाता है, लेकिन वो 1497 सीसी के करीब है। थोड़ा सा कंपनियाँ स्कीम जहाँ लगा जाती हैं, थोड़ा सा कम कर लेती है इंजन कैपेसिटी को, ताकि उनकी जो टैक्स ब्रैकेट है वो नीचे हो जाए। और नेक्सॉन की जो भी कीमत होगी उसमें जो टैक्स इंक्लूडेड होगा वो बनेगा 28% जीएसटी प्लस 3% सेस, क्योंकि वो इस कैटेगरी में आती है। तो इस तरह से आपको 31% टोटल जो है वो उसमें टैक्स लगेगा। नेक्सॉन का जो XM डीजल मॉडल है, इसकी जो एक्स-शोरूम कीमत है, लेटेस्ट में बात कर रहा हूँ, वो लगभग 10 लाख रुपए के करीब है। अगर उस पर 31% टैक्स लगा दिया जाए तो 10 लाख में से 3,10,000 आप जो है टैक्स देते हैं। अगर हम बाकी खर्चों की भी बात नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक्स-शोरूम पर ही बात करें, तो 10 लाख नेक्सॉन के ऊपर देने के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलता है, जिसमें कंपनी का प्रॉफिट और डीलर का मार्जिन भी इंक्लूडेड है, वो आपको 6,90,000 रुपये का मिलता है, जबकि आप 10 लाख उसमें दे रहे हैं। और अगर आप इंडिविजुअल टैक्स पे रहे हैं और आपकी जो टैक्स ब्रैकेट है वो 30% में आ रही है, तो भाई ये 10 लाख देने के लिए आपको 13 लाख कमाने पड़ेंगे। दोस्तों अगर मैं रोड टैक्स की बात करूँ नेक्सॉन पर लगने वाले, तो दिल्ली की एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, तो आपको 92,000 के करीब रोड टैक्स देना पड़ेगा, जो 100% टैक्स है। अगर आप इंश्योरेंस की बात करें तो जो 40,000 के आसपास पड़ती है, उसमें 18% जीएसटी होता है, तो आपको 7400 और जो टैक्स है जीएसटी वहाँ पे इंश्योरेंस में भी देना पड़ता है। इस तरह से दोस्तों जो टोटल यहाँ पे टैक्स आ जाता है पूरे अमाउंट में, वो 36% के करीब आ जाता है। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति डीजल की हैरियर लेता है, XC मॉडल लेता है, जो उसका बेस मॉडल है, तो उसको कितना टैक्स पड़ता है ओवरऑल। अब तो ये जो गाड़ी आती है, ये इसकी जो इंजन की कैपेसिटी है वो 1500 सीसी से ज़्यादा है, 2 लीटर के करीब है, इसकी लंबाई 4 मीटर से ज़्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस भी 170 mm से ज़्यादा, तो इस पर जो हाईएस्ट टैक्स है वो 50% का लगेगा, 28% जीएसटी प्लस 22% सेस। तो इसके साथ इस पर 50% टैक्स लगेगा। इसकी जो एक्स-शोरूम कीमत है वो 15 लाख के करीब है, तो 15 लाख एक्स-शोरूम देने के बाद आपको जो प्रोडक्ट वैल्यू मिलती है वो मात्र 7.5 लाख की मिलती है, क्योंकि उसमें से 7.5 लाख तो टैक्स चला जाता है। अब जो 7.5 की आपको प्रोडक्ट वैल्यू मिली है, इसमें कंपनी का अपना जो प्रॉफिट है वो भी इंक्लूडेड है, और इसमें जो कमीशन है डीलर का वो भी इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 10 लाख देने के बाद नेक्सॉन के ऊपर आपको जो प्रोडक्ट वैल्यू मिल रही है वो 6,90,000 की मिल रही है, इंश्योरेंस और आरटीओ के अलावा, और
जो हैरियर है उसके ऊपर आपको मात्र 7.5 लाख की प्रोडक्ट वैल्यू मिल रही है, जिसमें डीलर का कमीशन और कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। अगर हम बात करें आरटीओ की, दिल्ली में है वो लगभग 1,90,000 के करीब लगेगा और इसकी जो इंश्योरेंस है वो 71,000 के करीब पड़ेगी, उसमें 18% जीएसटी इंक्लूडेड होगा। तो कुल मिला के जो आपका जो टैक्स है वो बन जाता है 9,55,000 और आपकी जो कुल ऑन रोड प्राइस है वो बन जाती है 17,64,000 के करीब। तो कुल जो टैक्स लगता है वो 54% लगता है। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि गाड़ियों के मामले में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली जो एंटिटी है वो सरकार है। अब कंपनी है वो अपना R&D करती है, प्रोडक्ट बनाती है, फैक्ट्रियाँ लगाती हैं, उसके बाद कुछ पैसा कमाती है। डीलर भी उसमें से अपने जो गाड़ी है बेचते हैं, सर्विस देते हैं और कुछ कमीशन कमाते हैं। तो जो सरकार है वो टैक्स लगाकर गाड़ियों के ऊपर सबसे ज़्यादा कमाई कर लेती है। अब देखो, गाड़ी आपने ले ली है, इसको अब चलाएंगे, पेट्रोल डीजल इसमें लगाएंगे तो उसमें भी 40% लेकर 50% टैक्स जाता है और उसके बाद जो टोल टैक्स हैं वो लगते हैं। तो जो गाड़ी है वो एक ऐसा एसेट है आपके पास, या कह लीजिए डेप्रिशिएटिंग एसेट है, जिसके ऊपर, जिसको इस्तेमाल करने से या खरीदने से आप सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। दोस्तों, इस सारी जानकारी के बाद आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि अगर आप नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं या फ्यूचर में कभी लेंगे तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट लेना चाहिए जिस पे आपको टैक्स कम से कम लगे और आपको जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा मिले। जो टैक्स है वो प्रोडक्ट की वैल्यू से बाहर होता है। अगर आप 100 रुपये की चीज़ के दे रहे हैं, उसका आपको 50 रुपये की प्रोडक्ट वैल्यू मिल रही है, तो कहीं ना कहीं जो आप कीमत दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है उस प्रोडक्ट की वैल्यू से। असली जो आपको प्रोडक्ट कंज्यूम करना है, जहाँ उसको एंजॉय करना, उसकी वैल्यू बहुत कम है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपने यहाँ से कुछ ना कुछ नई जानकारी जरूर हासिल करी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, साथ में बेल आइकन बना उसको प्रेस करना ना भूलें। ये वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।